राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन और प्रदेश सरकार के उद्यान एवं फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की साझा पहल वाले कृषि आधारित उद्यमी महासम्मेलन का आगाज हो चुका है। ये सम्मेलन आगामी 4 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में पूरे प्रदेश से एग्रो बेस्ड एमएसएमई उद्यमी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित औद्योगिक क्रांति का माहौल बनाना है, जिससे प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बन सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव जानकारी देते हुए एग्रो बेस्ड उद्यमियों और अतिथियों का स्वागत किया। इस प्रथम सत्र में जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, कृषि आधारित एमएसएमई नीतियां, आधुनिक तकनीक व प्रोडक्ट से संबंधित जानकारियों के लिए इस पर बातचीत करने के लिए कृषि उद्योग का सुंदर समागम करने के लिए प्रदेश में नए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में बहुत जो संभावनाएं हैं उसको परिकल्पना को सच्चाई में बदलने के लिए हमारे साथ दृढ़ संकल्प हमारे श्री मनोज कुमार सिंह जी के निर्देश में जो IAS हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त हैं और जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये एक्सपो और सेमिनार सजाए हैं और आज इतना भव्य हमारे सामने ये फंक्शन प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ उन्होंने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया है। मैं चाहूँगा कि सदन एक बार तालियां बजाएं। स्वागत की इस बेला में हमारे साथ ज्ञान का साझा करने के लिए दूर दूर से आए विशेषज्ञ हमारे लिए उन्होंने समय निकाला और यहाँ मंच पे आसीन हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहब का, जो निदेशक हैं केंद्रीय आलू विकास इंस्टीट्यूट के। उसके बाद हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीनस्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर आलम साहब। फिर हमारे साथ मौजूद हैं राजेश्वर माशे साहब, जो चीफ साइंटिस्ट हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के CFTRI जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके वो चीफ साइंटिस्ट हैं। वो मैसूर से यहाँ पर आ रहे हैं। उनका मैं साथ में स्वागत करना चाहूँगा श्री शक्ति विजय शुक्ला जी, जो डायरेक्टर है फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज के, जिन्होंने फ्लेवर्स का भी बहुत अच्छा रोल है अपने फूड में। तो उनको सभी ने यहाँ पर अपनी एक सहमति पहली स्टेज पर उन्होंने अपनी सहमति दी और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और इसके साथ ही जितने भी कंसल्टेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हमारे साथ सामने मौजूद हैं, मैं सभी का, अपने पार्टिसिपेंट्स का, अपने सभी सदस्यों का, जिन्होंने इसमें यहाँ पर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया और यहाँ आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और साथ में मैं स्वागत करूँगा किसान भाइयों का, जिन्होंने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ आना तय किया है। कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, उनका सभी का स्वागत है। सभी कृषि और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारियों का, जिन्होंने समय समय पर न केवल वो मार्गदर्शन करते रहते हैं लेकिन विशेष रुचि लेकर भी इस सभागार में मौजूद हुए हैं। जिन्होंने एक सपना, जो सरकार का सपना है, मंतव्य है प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ले जाने का, तो वो एक माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है उसको ले जाने के लिए, क्योंकि उनके पास सारी पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने की उनके पास क्षमताएं हैं। मैं उन्हीं का स्वागत करता हूं। इसी के साथ में सभी पत्रकार बंधुओं का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, जो हमारी बात को हर जगह पहुँचाकर उसमें क्रांति लाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्वागत की बिला में एक बार सभी के लिए तालियों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा। कार्यक्रम के संयोजक रजनीश सेठी ने कार्यक्रम के उद्देश्य बताते हुए कहा कि कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के माध्यम से 2027 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना कार्यक्रम का लक्ष्य है। एमएसएमई क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को 2027 तक प्राप्त करने के प्रयास से सहयोग देने का बेसिक उद्देश्य है ये, जिससे कि आज हम एक रोड मैप तैयार करेंगे
हमारे 2 सेशन हैं, टेक्निकल सेशन 1, टेक्निकल सेशन 2, किस तरीके से, किस पॉलिसी फ्रेमवर्क से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने साथियों को 2 मिनट में, 1 मिनट में कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कि उनको एक शेयर करूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कहां स्टैंड करती है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी एज ऑन 31/3/2022 $275 बिलियन है, जिसका 23% का योगदान मैन्युफैक्चरिंग का है, 27% का सर्विस सेक्टर का है, 50% का सर्विस सेक्टर का है। तो आज अगर हम विकास दर 31 से 35% अचीव करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2027 का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको हम अचीव कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के नेशनल कन्वेनर चेतन भल्ला ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का महापर्व है। अगर हमें उद्योग लगाना है और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ एक छत के नीचे सभी कुछ मिलेगा। ये जो इवेंट हो रहा है इसको आप एक तरह से माने फूड प्रोसेसिंग का ये महाकुंभ है, महापर्व है। हम लोग जब किसी पर्पस के लिए उद्योग लगाने के लिए जाते हैं, हमारे बीच में बहुत से उद्यमी हैं, कुछ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि आगे फ्यूचर में जाना चाहते हैं। तो ये मौका एक हमें ऐसा मिला है जिसके अंदर हम जो हमें उद्योग लगाने के लिए आवश्यकताएं हैं उन सब के बारे में जानकारी हमें एक छत के नीचे और स्पेशल स्पीकर से, एक्सपर्ट स्पीकर से मिलेगी। अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं और आप उद्योग चला रहे हैं और आप फूड प्रोसेसिंग में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या आप अभी एक नया मौका देख रहे हैं, अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं या आप बिजनेस ओनर नहीं हैं और आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, हमारे पास में सरकार की तरफ से बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके अंडर हम लोग बेनिफिट लेके ये उद्यम लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से लेके लैंड, हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो मिलेट प्रोसेसिंग है, डेयरी प्रोसेसिंग है, चॉकलेट है, फूड एंड वेजिटेबल्स है। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए फूड प्रोसेसिंग कमेटी के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को विशाल महाकुंभ बताया और प्रशासन के सहयोग की सराहना की। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अति लोकप्रिय, ऊर्जावान, हम सब के अभिभावक और उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने में हमेशा प्रयत्नशील, अति कर्मठ हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी। ये जो विशाल महाकुंभ आप जो आज देख रहे हैं फूड एक्सपो का, अगर मैं सच कहूँ तो सिंह साहब और हमारे अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी की देन है, इनकी प्रेरणा है कि इस रूप में इसको हम लोग आज यहाँ मना पा रहे हैं। सर की कार्यशैली के बारे में क्या कहूँ, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग की रोलर फ्लोर मिलों की एक समस्या थी मंडी को लेकर के, और हम लोग सर के पास गए कि बाहर के प्रदेश से जो कृषि आटा, मैदा, सूजी बनने के लिए जो गेहूँ आ रहा था उस पर कुछ मंडी की मांग आ रही थी, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि सर ने उसी समय टेबल से ही इसको कह दिया कि मैं इसको तुरंत जो है इसके लिए एक स्पष्ट जियो जारी करवा दे रहा हूं। तो ऐसे हमारे सर हैं, हम लोग इनके प्रणाम करते हैं। वहीं कार्यक्रम में IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पास 22 करोड़ लोगों का बाजार है, इससे बड़ा बाजार किसी के पास नहीं है। सरकारी मशीनरी कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करने को तैयार है। देखिए, आज हम 22 करोड़ लोग हैं, इससे बड़ा बाजार दुनिया में नहीं है। 22 करोड़ लोग हम लोगों से बड़ा बाजार दुनिया में नहीं है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा भी था, केवल 3 चीज चाहिए होती है उद्योग के लिए: कुशल श्रमिक, रॉ मटेरियल और बाजार। रॉ मटेरियल हमारे पास है, कुशल श्रमिक हमारे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, इवन गुजरात या पंजाब, महाराष्ट्र, यहीं के लोग काम करते हैं जाके। और बाजार, बिस्किट मैदा यहां से बनती है, बिस्कुट बनता है महाराष्ट्र में, बिकता यहां पर है। कुल मिला के हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। सरकारी मशीनरी अब हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। अब हमें जरूरत है
कि कैसे इस मशीनरी का प्रयोग करते हुए हम लोगों को जोड़ें। कार्यक्रम में कृषि उत्पाद आयुक्त के फूड प्रोसेसिंग के फायदे बताते हुए कहा, फूड प्रोसेसिंग एक लिंकेज है फूड का इंडस्ट्री के साथ, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का जो प्रतिशत है वो मात्र 10% है। फूड प्रोसेसिंग से किसानों को फसल का अच्छा दाम मिल सकेगा। फूड प्रोसेसिंग एक लिंकेज है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लिंकेज है जो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ जोड़ता है और बहुत बड़ा मार्केट है फूड प्रोसेसिंग का। लगभग 32% जो इंडिया का रिटेल मार्केट है वो फूड प्रोसेसिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग का 14% है। ये आंकड़े हैं, मैं ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि हिंदुस्तान में अभी भी फूड प्रोसेसिंग का जो लेवल है वो बहुत कम है, 10% है, और यूपी के कॉन्टेक्स्ट में वो सिर्फ 6% है। ये जब हम बात करते हैं 6%, 10% प्रोसेसिंग का, तो बेसिकली हम टर्शरी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की बात करते हैं। टर्शरी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जहाँ की आप रेडी टू ईट प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से बनाते हैं, उस लेवल की प्रोसेसिंग हिंदुस्तान में कम है। कि प्रोडक्ट में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है उसमें एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन होता है और उसकी वजह से जो किसान है जो रॉ मटेरियल को उत्पादन कर रहा है उसको भी एक अच्छा प्राइस मिल सकता है। CDRI के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा कि ये काफी अच्छी शुरुआत है। आलू सबसे ज्यादा उत्पादित होता है यूपी में, लेकिन प्रोसेसिंग में हम 6 नंबर पर हैं, तो हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम खान पान की प्रक्रिया में अपनी देखें, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आए, तो गेहूं, चावल और मक्का के बाद में विश्व स्तर पर आलू बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है और आने वाले समय में ये माना जाता है कि यदि इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए जो देश है इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है कोई क्रॉप, तो वो पोटैटो है। और आपको जानकर खुशी होगी, जैसा कि सर ने भी बताया अभी, कि उत्तर प्रदेश आलू में नंबर 1 है और प्रोसेसिंग में अभी 6ठे नंबर पे। सीधे बात पर आना चाहूँगा मैं, ये हम 6ठे नंबर पर भी नहीं होते यदि हमारे संस्थान में पोटैटो प्रोसेसिंग के लिए जो विशेष प्रजातियां हैं उनकी तरफ ध्यान ना दिया होता। इस मौके पर मैं अपने पूर्व जो निदेशक रहे हैं, हमारे नीति निर्धारक रहे हैं, खासतौर से शासन प्रशासन की तरफ से 90s में इस देश ने प्रोसेसिंग के लिए प्रजातियों का विकास करना शुरू किया और आज हम इस स्थिति में हैं कि कम से कम हमें प्रोसेस्ड प्रोडक्ट पोटैटो में इंपोर्ट नहीं करने पड़ रहे। वहीं कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से आए तनवीर आलम ने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग के महत्व को भी समझाया। एसोसिएशन के एक वक्ता ने कहा था कि जो दिखता है वो बिकता है। ये सटीक शब्द है पैकेजिंग के लिए, लेकिन मेरा मानना है आज हम सिर्फ जो दिखता है वो बिकता नहीं, पैकेजिंग का बड़ा वाइड रोल है, बड़ा रोल है आज कि किसी प्रोडक्ट को सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल ढंग से मार्केट में पहुंचाने के लिए पैकेजिंग का बहुत बड़ा अहम रोल है सर। पैकेजिंग इज टूल ऑफ, earlier we used to say packaging is in silent salesman, but in fact today's scenario, today's globalization, today's scenario of digital marketing, packaging is playing a bigger role now. We want one side packaging, protect, preserve and promote our product, but another side it must enhance the shelf life of the product. वहीं कार्यक्रम में तकनीकी सत्र में राजेश्वर माचे ने उत्पाद के तकनीकी पहलुओं पर बात रखी। उन्होंने कहा कि आप जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इसे समझना जरूरी है। वैल्यू एडिशन पर सोचना जरूरी है। मैं अभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप के साथ बहुत साल से जुड़ा हुआ हूं। पिछले 10 साल से मैं स्टार्टअप के साथ जुड़ा हुआ हूं, फूड इंडस्ट्री और नॉन फूड इंडस्ट्री के साथ भी। मेरा अपना स्टैटिस्टिक्स ये है
कि जितने स्टार्टअप्स है उसमें से 25 to 30% स्टार्टअप्स जो है वो एग्रो बेस एंड फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुड़े हुए हैं उनको फूड और एग्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी बात यह है कि आप अब कोई भी एक स्टार्टअप देखते हैं, उसके सक्सेस के लिए जैसे मैंने बोला कि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्यों उस मार्केट में है? इसलिए मार्केट में है कि उन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी देखी है कि उस एरिया में उनको बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे आप एक बड़ी बड़ी कंपनी का नाम देख लीजिए, आप कोई भी बड़ी कंपनी नाम ले लीजिए, बहुत सारी बड़ी कंपनियों में नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं स्टेक होल्डर हूं बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी बड़ी कंपनी जो बहुत बड़ी है उनके प्रोडक्ट्स बहुत खराब है। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए FFDC के डायरेक्टर SB शुक्ला ने खुशबू वाले उत्पादों के उत्पादन पर बल दिया। जब भी हम इन जैसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आप उसे खाएं या लगाएं, बिना खुशबू के वो बात पूरी नहीं होती। और जब तक खुशबू के रूप में आपके हस्ताक्षर नहीं होते वो प्रोडक्ट सफल नहीं होता। आप जो कुछ भी फूड बेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे कहीं ना कहीं खाने के लिए या लगाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको खुशबू की आवश्यकता होगी और वही उसकी सफलता के जो कुछ महत्वपूर्ण कारण है उनमें से एक ये कारण होता है। इसमें 3-4 सेगमेंट हैं जिसके बारे में मोटा मोटा मैं चर्चा करूंगा। पहला सेगमेंट है जहां आप जो फार्मर्स के लिए है, जहां पर आप सुगंधित पौधों की खेती कर सकते हैं। विषय उठता है कि अगर खेती कर लेंगे तो किसान लेके कहां जाएगा, उसको प्रोसेस कैसे करेगा। मोटे शब्दों में बताऊं कि पूरी दुनिया में अगर आप बहुत सारे बॉटनिस्ट से बात करें, एग्रो टेक्नोलॉजी से बात करें, तो हर कोई आपको अक्सर सेमिनार में ये कहता हुआ मिल जाएगा, सर दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कई हजार पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे इस्तेमाल नहीं हुए। सर प्रैक्टिकली इस सेगमेंट में पूरी दुनिया में जो कमर्शियली इस्तेमाल होते हैं वो लगभग 300 पेड़ पौधे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, जो इस सेगमेंट में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में खाने या लगाने वाली खुशबू में या इवन इससे इलाज होने वाला विषय अरोमाथेरेपी उसमें इस्तेमाल होते हैं। अंत में IIA के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से दुनिया में नंबर 1 पर रहा है और इस ऊर्जा को दबाकर नहीं रखा जा सकता है। पूरी दुनिया में हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि व्यवस्थित बढ़ेगा या अव्यवस्थित होगा। अगर आप दीवार पे लिखे हुए सत्य को पढ़ सकें तो वो यही कह रहा है कि आगे आने वाला समय, आने वाली सदी भारतवर्ष की है। हिंदुस्तान हमेशा से नंबर 1 इकोनॉमी रहा है। किन्हीं कारणों से वो पिछड़ गया था, निहित स्वार्थों की वजह से पिछड़ा था, लेकिन ये वो ऊर्जा है जिसको हमेशा दबा के रखा नहीं जा सकता। और ऊर्जा जब भी दोबारा जब स्वच्छंद होती है वो पहले से ज्यादा गति से बाहर निकलती है। और आप अगर इसको महसूस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है, कुछ अपने आप हो रहा है, कुछ प्रभु इच्छा से हो रहा है और कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आज हमारा नेतृत्व 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने लगे हैं और उसी तरह प्रदेश का हमारा नेतृत्व 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 होना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को इस अलग को जगाना होगा। और अगर इकोनॉमी में नंबर 1 होना है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि पूरी दुनिया में हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उसको बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना होगा। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड शिव प्रताप सिंह और बाबूलाल की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।